जिन मसल्स ने उसको बैलेंस में लाना था वो मसल्स काम ही नहीं कर रहे। वो टांग के मसल हैं, वो बैक के मसल्स हैं, वो घुटने के मसल्स हैं। इसमें होता क्या है, एक पेशेंट क्या महसूस क्या करता है सार्कोपेनिया में? बहुत बहुत अच्छा सवाल है। लैक ऑफ परफॉर्मेंस। कोई भी एक्टिविटी आप उसे देंगे तो वो उसको प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर पाएगा, वो फोकस नहीं कर पाएगा। आप उसे कहें कि आपने 10 मिनट्स वॉक करनी है तो वो 10 मिनट्स नहीं, वो आपको 2 मिनट के बाद बता देगा कि ही हैज़ नो एनर्जीज राइट नाउ। अब इसके बाद उसके पास कोई एनर्जी नहीं है। 3 मेजर कैरेक्टरिस्टिक इस डिजीज़ को डायग्नोज करने में हम लेते हैं। सबसे पहली बात मसल मास, दूसरी बात मसल स्ट्रेंथ और तीसरी परफॉर्मेंस है। तीसरी बात यानी कि परफॉर्मेंस आपसे कुछ होगा ही नहीं। इफ़ यू वांट टू होल्ड समथिंग, पकड़ा नहीं जाएगा। इफ़ यू वांट टू गेट अप, आपसे उठा नहीं जाएगा, आपसे बैठा नहीं जाएगा। सो यू नीड सम सपोर्ट। मतलब इस किस्म की परफॉर्मेंस, डे टू डे एक्टिविटीज़ आपकी नहीं होंगी। एग्जैक्टली नहीं, थोड़ा सा आप हम एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लाइफ को इसके साथ मिक्सअप नहीं करेंगे। एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लाइफ का मतलब ये है उठना बैठना, ये तो वो कर लेगा। लेकिन अगर उसको मैं स्पेसिफिक टास्क देता हूँ, मैं उसे कहता हूँ नहीं आप 5 मिनट वॉक करना है, आपने 5 मिनट रनिंग करनी है, आपने 5 मिनट जॉगिंग करनी है, तो वो उस स्ट्रेस को बिल्कुल नहीं ले सके। ये वाली बीमारी, मतलब अगर मैं देखूँ मेरे घर में मेरी वालदा हैं या इर्द गिर्द बहुत से ऐसे लोग हैं जो 60 प्लस हैं। अक्सर आप उनसे कहें कि थोड़ी सी डॉक्टर्स कहते हैं कि आपको एक्टिव लाइफस्टाइल रखना चाहिए। अगर आप बहुत तेज़ वॉक नहीं कर सकते, आप चहलकदमी कर लिया करें, बट वो नहीं कर सकते। उनको होता है कि हमसे नहीं होती, हमें सांस चढ़ जाता है, हमसे ज़्यादा चला नहीं जाता। तो ये भी एक कंडीशन है टुवर्ड्स सार्कोपेनिया। यस, वेरी राइट। ये उसी तरफ लीड कर रहा है और ये लीड करते 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 यहाँ तक ले जाता है कि इंसान इनएक्टिव हो जाता है। वो फिर बिल आखिर इस तरह की आदत बन जाती हैं कि कोई शख्स हमने अक्सर अपने बुज़ुर्गों को, बड़ों को देखा है कि वो अगर फिर चेयर पे बैठा है तो वो 10 घंटे बैठा है, वो अगर किसी बेड पे है तो वो 10 घंटे वहीं पे हैं। वो किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म फिर नहीं कर पा रहे होते एट द लेट 80s। कंपैरेटिवली आप थोड़ा सा होलिस्टिक अप्रोच लें, आप ज़रा यूरोप USA इस तरफ जाएँ तो आप देखें 80s में वो सुबह उठ के 5 बजे अपने पपी के साथ ना वो वहाँ पे वॉक कर रहे होते हैं। डिफरेंस कहाँ पे आता है? वंस अगेन कि दे आर वेरी वेल अवेयर ऑफ दिस फैक्ट। उनको इस चीज़ का पता है कि हमें सार्कोपेनिया होना था। में ये सार्कोपेनिया, ये एक ऐसी कंडीशन, ऐसी प्रॉब्लम, ऐसी बीमारी है जो हमारे इर्द गिर्द, दिस इज़ वेरी कॉमन, हमारे घर में बड़ों को भी है, बट वी आर अनफेमिलियर विद दिस टर्म। हमें नहीं पता कि ये जो प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं ये सार्कोपेनिया है। Exactly. हम इसको कहते हैं बुढ़ापे, एज फैक्टर को हम अक्सर कह देते हैं, ये एज फैक्टर की वजह से है। हमारे साथ एक लाइव कॉलर फरहत मौजूद हैं। फरहत, क्या सवाल है आपका? मेरा ये सवाल है ना, मेरी एज है 50, तो मेरे जिस्म में ना तमाम हड्डियों में दर्द होती है तकरीबन 3-4 साल से। ठीक है। तो शुगर की पेशेंट भी हूँ मैं। शुगर की पेशेंट हैं, हड्डियों में बहुत दर्द होती है, एज 60 अब देखिए है। यहाँ पर अभी हम इसी फैक्टर को डिस्कस कर रहे थे। अगर कोई और डिसऑर्डर साथ है तो वो आपकी इन तमाम एक्टिविटीज़ पे और आपकी पेन्स को वर्स कर सकता है। एक्चुअली इनको शुगर की वजह से डायबिटिक आर्थ्रोपैथी चल रही है। जो जब पेशेंट ये कहता है ना मुझे तमाम हड्डियों में दर्द है, तो तमाम हड्डियों का मतलब यह है कि फिर ओवरऑल कंडीशन, एक जनरल कंडीशन उसकी बॉडी में बिल्ड हो रही है। दिस इज़ कॉल्ड डायबिटिक आर्थ्रोपैथी। और इनको सबसे पहले इसमें तो ये करना पड़ेगा कि मैनेज योर शुगर। अपने शुगर लेवल्स को ऑप्टिमल से मत बढ़ने दें। किसी भी तरह से एक अच्छा डायबिटिक प्लान लें, डाइट प्लान लें एक अच्छा, और उसके साथ एक फ़िज़िकल एक्टिविटी ऐड करें। वो फ़िज़िकल एक्टिविटी आपके मसल्स क्या करेंगे, उसके थ्रू एक तो मसल्स थोड़ा ऑप्टिमल रहेंगे और मसल्स आपके शुगर लेवल्स को कम करते रहेंगे। मसल शुगर ईटर है, शुगर खाता है मसल, ठीक। तो जैसे ही शुगर लेवल्स वो मैनेज करना शुरू कर देगा तो इनकी ये पेन्स भी काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक। तो इसमें ये वाकई ये सही इलाज है कि यू शुड मैनेज योर ब्लड शुगर लेवल्स। आपको अपनी डायबिटीज़ जो है उसको कंट्रोल रखना चाहिए। अच्छा, अक्सर ये कहा जाता है कि जो बुढ़ापा है वो पाँव से स्टार्ट होता है और आहिस्ता आहिस्ता बॉडी की तरफ आता है। ये इसका क्या मतलब है? नहीं, ये थोड़ा सा मिथ भी है। कुछ एविडेंस ये कहते हैं कि डिस्टल पार्ट्स पहले इफेक्ट होते हैं, प्रॉक्सिमल बाद में। डिस्टल मींस जो आपकी बॉडी से दूर हैं हिस्से, उन पर असर पहले आता है, और प्रॉक्सिमल जो आपकी बॉडी के करीब है उन पर बाद में आता है। मुझे मतलब ये मैंने लोगों से सुना हुआ है, सुन रखा है कि बुढ़ापा पाँव से स्टार्ट होता है। पाँव से स्टार्ट होने से क्या मुराद? हम चल फिर नहीं सकते क्या? इससे क्या एग्जैक्टली पाँव का मतलब वो ये ले रहे हैं ना कि आप पाँव से जितनी भी एक्टिविटीज़ आपने करनी है वो आप नहीं कर पाएंगे। दैट मीन्स सिटिंग, दैट मीन्स स्टैंडिंग, ज़्यादा देर तक खड़े नहीं हो पा रहे जी, ठीक है। और फिर इसके साथ साथ जो है इन्हीं जॉइंट्स में पहले पेन्स शुरू हो गई हैं, ठीक है। अर्ली ऑन पेशेंट इसी तरह से प्रेजेंट कर रहा होता है, मेरे एक घुटने में दर्द शुरू हुई, फिर एक पाँव में दर्द शुरू हुई,
پھر اس کے بعد دوسرے میں بھی شروع ہو گئی, پھر دوسرے پاؤں میں بھی شروع ہو گئی, تو پھر وہ پروگریس کر رہی ہوتی ہے ڈیزیز, آہستہ 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 بڑھ رہی ہوتی ہے. لیکن ہر پیشنٹ کی کیس میں ایسا نہیں ہے. ایوری پیشنٹ ڈز ناٹ کلیم دا سیم تھنگس. پیشنٹ ٹو پیشنٹ بڑا ویری کرتا ہے, بہت ڈفرینٹ ہے اس میں. اس لیے میڈیکل سائنسز زیادہ جو ہے وہ ایویڈنس پہ بڑا بلیو کرتی ہیں. ایویڈنس بیسڈ پریکٹس کو زیادہ ہم ساتھ لے کے چل رہے ہیں. تھیوری تو چلتا ہی ہے, لیکن ایویڈنس کو ہم ساتھ رکھ رہے ہوتے ہیں کہ بہت سی جگہوں پر ہمیں اپنا تھیوریٹیکل انفارمیشن بھی سائڈ پہ کرنا پڑتا ہے اور پیشنٹ کی کلینکل کنڈیشن کو دیکھنا پڑتا ہے. زیادہ افیکٹ کیوں ہوتے ہیں آپ کے گھٹنے اور پاؤں زیادہ؟ کیونکہ لوڈ سب سے زیادہ انہی پر آتا ہے, اور یہی وہ جوائنٹس ہیں جن پہ لوڈ سب سے زیادہ ہوگا, سب سے زیادہ یوز ہوں گے. دیٹ مینز اوور یوز. کوئی بھی مشینری آپ ضرورت سے زیادہ استعمال کریں گے تو وہ پرون ہوگی کہ جلدی خراب ہو جائے, جلدی ویئر اینڈ ٹیئر اس کے اندر آنا شروع ہو جائے. سیکنڈلی آرتھرائٹس. آرتھرائٹس جو ہے وہ بھی ڈسٹل پارٹس کو زیادہ اٹیک کرتا ہے. ٹھیک ہے, جیسے اگر میرا ہاتھ ہے نا, تو میرے ہاتھ کی یہ جو درمیان والے جوائنٹس ہیں ان کو وہ پہلے اٹیک کرے گا آرتھرائٹس. اچھا دیکھیں, جب ہم سارکوپینیا کو کیونکہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں, اس کا علاج کیا ممکن ہے یا اس کو مینیج کیا جا سکتا ہے؟ ویری گڈ کویسچن, بہت ڈیٹیلڈ آنسر ہے اس کا, لیکن میں باٹم لائن, وی آر لیفٹ ود جسٹ 2 minutes only. سو اسی لیے میں باٹم لائن پر آ رہا ہوں. سمپل باٹم لائن یہ ہے, 2 طرح کا علاج ہے اس کا. فارماکولوجیکل, دیٹ مینس ود دا میڈیسن, اینڈ نان فارماکولوجیکل, دیٹ مینس وداؤٹ میڈیسن. بہترین دنیا یہ کہتی ہے کہ وداؤٹ میڈیسن اس کو مینیج کرنا سب سے اچھا ہے. اس کے اندر سب سے پہلی ٹائپ آف ایکسرسائز ہم ایڈ کرواتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں ریزسٹڈ ایکسرسائز. ریزسٹڈ مینس ویٹ ٹریننگ, بٹ ویٹ جو ہوتا ہے وہ بڑا منیمل, اور ظاہر ہے کوئی تھراپسٹ اس کو پیشنٹ کے باڈی ویٹ کے اکارڈنگ, پیشنٹ کی کنڈیشنز کے اکارڈنگ ڈیزائن کرتا ہے. فار ایگزامپل آپ 1 kg دن میں 20 بار 4 بار پرفارم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو سب سے آپٹیملی دنیا میں مانا جاتا ہے کہ اس کو اگر آپ اس کی پروگریشن کو روکنا چاہتے ہیں, بڑھنے سے روکنا چاہتے ہیں, تو ریزسٹڈ ٹریننگ سٹارٹ کریں. اور دوسری بات نیوٹریشن. اس نیوٹریشن کے اندر ہائی پروٹین انٹیک, وے پروٹین بھی ایڈ کر سکتے ہیں, لیوسین پروٹین بھی ایڈ کر سکتے ہیں. دونوں چیزیں مسل میس کو بلڈ کرنے میں بہت زیادہ ہیلپ کرتی ہیں. فائنل بات یہ ہے کہ اگر آپ ایکسرسائز کر رہے ہیں اور نیوٹریشن نہیں لے رہے, پراپر پروٹین اور باقی وائٹامن ڈی اور اپنے منرلز پورے نہیں کر رہے, وائٹامنس پورے نہیں کر رہے, تو آپ کو کسی چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس ٹریٹمنٹ میں دونوں شامل ہیں. یعنی کہ آپ نے اپنے اسینشیل نیوٹریئنٹس, وائٹامنس, ایڈیشنل ملٹی وائٹامنس وغیرہ وہ بھی استعمال کرنے ہیں. آپ نے کوئی نہ کوئی فزیکل ایکٹیویٹی ود دا ریکمنڈیشن اور انڈر دا سپرویژن آف یور فزیو تھراپسٹ وہ بھی لازمی کرنی ہے. دین یو کین مینیج اٹ, بٹ اس کو ایلیمینیٹ نہیں کیا جا سکتا. ناٹ ایلیمینیٹڈ, ہم ختم نہیں کر سکتے. یہ irreversible باڈی چینجز ہوتی ہیں باڈی کے اسکیلیٹن. یعنی بڑھاپا ونس آ گیا تو پھر آپ اس کو مینیج کر سکتے ہیں. ہماری فیلڈ ہے جیریاٹکس, وہ یہ کہتی ہے کہ آپ بڑھاپے کو روک نہیں سکتے, ڈیلے کر سکتے ہیں. ڈیلے کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر شمس الحق صاحب ہمارے ساتھ شو میں موجود تھے.